अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ एक और नए चैप्टर में। और आज का जो चैप्टर है वो है वेक्टर अलजेब्रा। जी बिल्कुल, एक नए तरीके का जेब्रा जिसको कहते हैं अलजेब्रा, और एक नए तरीके का अलजेब्रा जो कि है वेक्टर अलजेब्रा। तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। तो अगर आप बचपन में पढ़े लिखे होंगे तो आपको पता होगा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। जैसे मास हो गया, स्पीड हो गया, अपना टाइम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाया जाता है। यानी ऐसी चीज़ें जिसके पास एक ऐसी ताकत है जिससे कि हम फिज़िक्स के लॉज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे एफ इज़ इक्वल टू एम, न्यूटन का थर्ड लॉ आपको पता ही होगा, एफ इज़ इक्वल टू ए में होता है। तो ये फोर्स क्या है, ये मास क्या है, ये एक्सेलरेशन क्या है, यही तो है सारे एक एक फिजिकल क्वांटिटीज़। ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अगर आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं मालूम होता तो क्या आप ये फोर्स इज इक्वल टू ए में इतना खतरनाक लॉ जो न्यूटन साहब का थर्ड लॉ है, क्या आप इसको डिस्क्राइब कर पाते? नहीं कर पाते। तो यही हम सीख रहे हैं यहाँ पर। फिजिकल क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन यही है कि फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमें अभी डायरेक्शन के बेसिस में दो तरीके का पढ़ना है। हमारे लेवल पे बस दो ही तरीके का है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर में सबसे पहले स्केलर को उठाते हैं। स्केलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जैसे मास, मान लो मास, तो आप मान लीजिए दुकान में गए और मतलब मार्केट में गए और उनसे कहा कि भैया मुझे 1 किलो आलू दीजिए, तो बिल्कुल वो आपको 1 किलो आलू दे देगा। लेकिन वही आप उनसे कहें कि मुझे 1 किलो आलू वेस्ट में दीजिए, तो वो वेस्ट में आलू तो नहीं देगा, लेकिन ईस्ट से एक थप्पड़ ज़रूर आपको पड़ जाएगा। ठीक है, बेहोश हो जाएंगे, सीधा घर पे उठेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे चीज़ों के अंदर कोई रोल ही नहीं है डायरेक्शन का। तो हमें बस, जैसे मास है तो हमें 10 किलो प्याज चाहिए, तो ठीक है 10 किलो प्याज हमें चाहिए, उसका ईस्ट में चाहिए, वेस्ट नॉर्थ साउथ, इससे कोई इसका लेना देना ही नहीं है। तो सिमिलरली स्पीड है हमारे पास, डिस्टेंस है, टाइम है। जैसे टाइम की बात कर ले तो आपका मम्मी आपसे पूछे कि बेटा कितने बज रहे हैं, तो आप कहेंगे मम्मी 5 बज रहे हैं वेस्ट में। तो अगेन इस बार ईस्ट से एक फ्लाइंग चप्पल भी आ सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं बोलना, बस 5 बोलना है कि 5 बज रहे हैं, तो वेस्ट ईस्ट नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि 5 सेकंड मतलब 5 बज रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में नो सेंस। तो इन सब के अंदर बस मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। एक बेसिक सी बात बता देता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी से आपको पता ही होगा। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मान लो 1 kg है अपने पास मास, तो इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और ये रहा एक इसका यूनिट। तो हम पढ़ेंगे इसको यूनिट्स एंड डायमेंशन में, तो अभी इतना तो पता होना चाहिए। अब वेक्टर्स की बात करते हैं। वेक्टर्स में क्या लगा है? वेक्टर्स में डायरेक्शन भी आता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ इतना लिखेंगे ना तो आपको शायद अभी 11th में नंबर नहीं मिलेगा कि वेक्टर्स में ये होता है। आपको ये साथ में लिखना पड़ेगा कि वेक्टर्स वो होते हैं जो वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट भी एक ऐसा चीज़ होता है, जैसे मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और मतलब जो वेक्टर के अलजेब्रा के लॉज होता है ये वो फॉलो नहीं करते। तो क्या ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर हम कहते हैं कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होते हैं, तो फिर वो तो वेक्टर हो जाता, इलेक्ट्रिक करंट भी वेक्टर हो जाता, जबकि वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं होते। ठीक है, अपने लेवल पर तो स्केलर होता है ना, अपने लेवल पर स्केलर होता है, वरना तो वेक्टर हो जाता। अगर हम इसको ऐड नहीं करते इसके अंदर तो ये भी वेक्टर हो जाता, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये भी समझना है कि जो तीसरा पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को ये फॉलो करता है। तो इसमें मैग्नीट्यूड का क्या ज़रूरत पड़ गया, मतलब डायरेक्शन का क्या ज़रूरत पड़ गया वेक्टर में, तो ज़रा समझो, फील लेते हैं कि क्यों डायरेक्शन का क्या ज़रूरत है इसमें। तो मान लीजिए आप एक दिन सुबह उठे और आपको लगा कि आप हल्क बन गए हैं। ठीक है, और ये एक गाड़ी है, मतलब मान लीजिए एक ट्रक है, एक ट्रक है। ठीक है, ये ट्रक का पीछे का हिस्सा है ना, ये पीछे ये व्हील्स है, और ये फ्रंट साइड उस तरफ है, ये आप पीछे से देख रहे हैं इसको, है ना, पीछे से। अब आप हल्क बन चुके हैं ना, ये आप है भाई, आप बन चुके हैं हल्क।
और आपको इस ट्रक को मूव करवाना है। तो इस ट्रक को मूव करवाने के लिए मान लीजिए जो फोर्स आपको देना पड़ेगा वो है 300 न्यूटन। मान लो, जस्ट एग्जांपल, रियलिटी नहीं है इसका कुछ, बस मान लो कि 300 न्यूटन आपको लगाना पड़ेगा, तभी ये ट्रक मूव हो सकता है। तो ये भाई साहब, मतलब आप हैं, हल्क हैं, तो आपने फोर्स लगाया इसको पीछे से, है ना, पीछे से। तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, ये मूव नहीं हो पा रहे हैं, हम सपने देख रहे थे, हल्क नहीं बने हैं हम। तो आपको ऐसा फील हुआ कि बस आप 200 न्यूटन तक ही लगा पा रहे हैं, अभी 100 न्यूटन की कमी है। तो बगल में एक भाई था, आपका भैया भाई देख रहा था भाई कि मेरा भाई पागल हो गए, क्या कर रहे हैं। तो आपने बोला इधर इधर, और आपने कहा कि 100 न्यूटन का फोर्स लगाओ। तो वो आए और वो फोर्स लगाना स्टार्ट किया। तो आपको मतलब होना क्या चाहिए था, फोर्स अब 200 और 100 मिला के 300 हो जाना चाहिए था। लेकिन आपको फील हुआ कि आप 200 की जगह उल्टा घट चुका है, उल्टा अब जो नेट फोर्स आ रहा है वो 100 हो चुका है। आपने कहा भाई तू ये क्या कर रहा है। तो आपने जैसे ही घूम के देखा तो आपका भाई आपके बगल में था ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो उल्टे डायरेक्शन में, यानी सामने से धक्का लगा रहा था, है ना। आप पीछे से लगा रहे, जैसे अगर ये अपना ट्रक है तो आप इधर से लगा रहे हैं धक्का, और वो जा कर के आप इधर से 200 लगा रहे थे, और वो बंदा जा कर के यहाँ से 100 लगा रहे हैं। तो क्या इस बार 300 होगा कि उल्टा 100 हो जाएगा? 200 माइनस 100, 100 न्यूटन हो जाएगा नेट फोर्स, है ना। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने उसको कहा ही नहीं भाई कि किस डायरेक्शन, क्योंकि आपको ये नॉलेज था ही नहीं कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन भी चाहिए कि किस डायरेक्शन में लगाना है फोर्स। आपने इसको बताया नहीं कि पीछे से लगाना है, वो जा कर के सामने से लगा दिया, आपका उल्टा नुकसान हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्या ज़रूरत हुआ इसका, डायरेक्शन का भी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या ज़रूरत हुआ डायरेक्शन का। ठीक है, तो आप आपने उसको कहा कि भाई आजा भाई, इधर से नहीं पीछे से लगा, पीछे से। तो फिर वो आए, पीछे से लगाया 100 न्यूटन, अब बढ़िया तरीके से 300 न्यूटन लगा और गाड़ी चलने लग गया और अपना कहानी ख़त्म हुआ। आई होप आपको ये एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये भी क्यों फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा है जो मैग्नीट्यूड भी रखता है, डायरेक्शन भी रखता है, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को फॉलो नहीं करते। तो क्या है ये? इट इज़ नॉट अ वेक्टर, इट इज़ नॉट अ वेक्टर। फिर हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स वेक्टर का, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, इधर डिस्टेंस था, इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर स्पीड था, इधर वेलोसिटी है, फिर फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। अब आगे अपन वेक्टर्स के अंदर घुसते हैं। तो वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसे मान लो फोर्स है हमारे पास, तो फोर्स को हम लिखेंगे, एफ से फोर्स को लिखता है ऑब्वियसली, लेकिन उसके हेड पे हम लगा देंगे एक एरो। इसका मायने ये होता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी भी ए बी सी डी किसी को भी वेक्टर बनाना है, बस उसके ऊपर लगा दो एक एरो, यानी बन गया वेक्टर। ये पड़ा हुआ है जेड, है ना, तो ये क्या है भी? स्केलर है। जैसे ही हम उसके ऊपर लगा देंगे एक वेक्टर, ये मतलब ये एरो, तो ये बन जाएगा वेक्टर। आप समझ गए आप? तो ये होता है तरीका वेक्टर बनाने का। ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से। ये अपना स्ट्रेट लाइन है, जिसका जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज डायरेक्टली इक्वल टू, नहीं भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा मैंने, इक्वल टू क्यों नहीं लिखा? अब मान लो कोई मतलब डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं 10 किलोमीटर का, और 10 किलोमीटर थोड़ी ना मतलब लाइन खींचेंगे आप, ऑब्वियसली नॉट। आपको बस ये एक रेफरेंस लगाना कि किसी ने 5 किलोमीटर चला तो इतना लगाएंगे, 10 किलोमीटर तो उसका डबल मतलब थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ये 5 है ये 10 है। तो इसका इतना मायने है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो लेंथ है, वो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, इक्वल टू नहीं भाई। ठीक है, और जो डायरेक्शन है, वेक्टर है तो हमें दो ही चीज़ें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड चाहिए और एक चाहिए होगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किस तरफ से? डायरेक्शन हमेशा होता है टेल टू हेड, टेल टू हेड के तरफ इसका डायरेक्शन होता है। जैसे मान लो, कैसे याद रही, इसको याद ही नहीं रखना भाई। अगर कोई ये एरो होता है तो क्या आप किस डायरेक्शन से शुरू करते हैं, किस डायरेक्शन में एंड करते हैं? ऑब्वियसली यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ पर जाकर एंड करते हैं। और ये एरो किस तरफ पॉइंट कर रहा है? एरो जिस तरफ पॉइंट कर रहा है उसी तरफ है ना, ये एरो इसी तरफ पॉइंट कर रहा है, इसी तरफ पॉइंट कर रहा है एरो, तो यानी उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यानी कि इस डायरेक्शन से लेकर के इस तरफ इसका डायरेक्शन है। जिस तरफ एरो जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में इसका मतलब उसी तरफ उसका डायरेक्शन भी होता है।
फिर अगर कोई पूछे कि मैग्नीट्यूड क्या है, तो हमने बताया कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द लाइन जो हमने बनाया, लेंथ ऑफ द एरो बोलनी चाहिए ना, तो एरो जो है वो है। तो इसको हम कहते हैं टेल, इसको कहते हैं टेल, और ये अपना होता है हेड। ये भी याद रखना, ये हेड है, ये टेल है। और इसको अपन स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, और ये अपना एंडिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि अब जब एरो को ड्रॉ करते हैं आप ऐसे थोड़ी ना ड्रॉ करते हैं, आप पहले ऐसे और फिर ऐसे ड्रॉ करते हैं, यानी यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नॉर्मली बात करो, अगर आप मतलब अल्ट्रा लेजेंडरी है तो फिर डेफिनेटली आप उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग ऐसा नहीं करते, एक एरो और फिर ऐसे ही नॉर्मली करते हैं। ये शुरुआत है, ये मैं तरीका बता रहा हूँ याद करने का। ये रीज़न नहीं है कि ये क्यों स्टार्टिंग और ये क्यों एंड है। रीज़न तो ये है डायरेक्शन, कि यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, यानी इस तरफ से इस तरफ ये जा रहे हैं, इसीलिए ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट है। लेकिन जब एरो आप ड्रॉ करते हैं तब भी ऐसे ही तो करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ पर एंड करते हैं, इसीलिए आप ऐसे याद कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स समझते हैं। डायरेक्शन समझते हैं ना, तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स पढ़ने के लिए, क्योंकि वेक्टर्स में डायरेक्शन चाहिए, तो उसमें आपको डायरेक्शन का नॉलेज भी होना चाहिए। तो आपका जो राइट साइड होता है उसको हम ईस्ट कहते हैं, लेफ्ट साइड को वेस्ट कहते हैं, ऊपर को नॉर्थ, नीचे को साउथ। वो नॉर्थ साउथ तो सबको पता होता है। जो जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो ईस्ट और वेस्ट है। क्या किया जाए इसको याद करने के लिए? बस क्या याद रखना है, वेस्ट बंगाल नॉट इन वेस्ट। वेस्ट बंगाल जो है, मतलब जो मेरा स्टेट है, ये वेस्ट में नहीं है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल क्यों पड़ गया? तो ये काफ़ी सिंपल है कि बंगाल का वेस्ट है, ये इंडिया का वेस्ट नहीं है। ये बंगाल का वेस्ट, बंगाल था उसका ये वेस्ट में पड़ता है, तो ये वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट इंडिया नहीं है, ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो वे बंगाल का वेस्ट है लेकिन इंडिया का ईस्ट में है ये, तो ये वेस्ट बंगाल लेकिन वेस्ट में नहीं है, उल्टा करना है बस। तो वेस्ट बंगाल आपका ईस्ट में है ना, इस तरफ होता है ना वेस्ट बंगाल, तो वो ईस्ट में है, तो उल्टा इस तरफ अपना हो जाएगा वेस्ट। तो सीधा इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब आपको यही नहीं पता कि वेस्ट बंगाल कहाँ पे है, फिर तो आप ही समझ लीजिए बाकी क्या करना है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये होता है। अगला है नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 45 डिग्री पे ही समझना है आपको। अगर एग्जैक्टली पूछे कि नॉर्थ ईस्ट, तो वो 45 डिग्री पे ही होगा मेरे भाई, 45 डिग्री पे, बिल्कुल बीच में ही होगा नॉर्थ ईस्ट। ये भी नॉर्थ ईस्ट नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में होगा दोनों का। तो 45 डिग्री पे ये जो भी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट सारे एग्जैक्टली बीच है, दोनों एक्सिस के बीच से जाना चाहिए, तभी ये काम कर सकते हैं, मतलब आप उसको बोल सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि मान लो 5 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, यह है नॉर्थ ईस्ट, तो आप इधर नहीं बना सकते 5 न्यूटन, इधर नहीं बना सकते, आपको इधर बनाना पड़ेगा ना, एग्जैक्टली इस लाइन के अक्रॉस ही बनाना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट में 5 न्यूटन लग रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा इतना। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब शुरू करते हैं वेक्टर्स कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला होता है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल का मतलब को समझ में आता है कि एक ही, मतलब ये हो गया 2 पैरेलल लाइंस। अच्छे से ड्रॉ कर लेते थोड़ा सा। तो देखिए पैरेलल का मतलब होता है ऐसा, ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं आपस में, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? एंगल 0, बिल्कुल 0 डिग्री है इनके बीच में एंगल। तभी तो ये दोनों अगर, मतलब ये भी समझना है आपको कि डायरेक्शन जो है ना वो सेम होनी चाहिए, यानी बिल्कुल ऐसा, उल्टा नहीं हो सकता। यानी ये और ये पैरेलल लाइन तो पैरेलल है, लेकिन वेक्टर पैरेलल, हम पैरेलल लाइंस की बात नहीं कर रहे बल्कि पैरेलल वेक्टर्स की बात कर रहे हैं मेरे भाई। तो इसीलिए ये नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पैरेलल वेक्टर। वेक्टर का डायरेक्शन होता है ये और ये और ये, इस तरफ से इस तरफ इसका डायरेक्शन है, इधर से इधर इसका डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन वेक्टर के लिए मैटर करता है। अगर पैरेलल लाइन होता तो ये भी सही होता, ये भी सही होता, लेकिन पैरेलल लाइन नहीं बल्कि पैरेलल वेक्टर है, तो इसलिए दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा, तभी हम इसको कहेंगे पैरेलल वेक्टर्स। तो डायरेक्शन जो इनका सेम होनी चाहिए। फिर बताओ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, मे नॉट बी सेम, यानी सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर ये 2 पैरेलल लाइन है तो ये भी तो पैरेलल लाइन है,
ऐसा थोड़ी ना कि मैग्नीट्यूड अलग हो गया तो पैरेलल नहीं हुआ, नहीं, ये भी पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, इसको मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। बस एंगल 0 डिग्री होना था, लेकिन क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन भी सेम होना पड़ेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड से अभी भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल वेक्टर, अब इन दोनों को मर्ज करके पढ़ना और इन दोनों को मर्ज करके पढ़ना तो समझ में बेहतर आएगा। तो पैरेलल वेक्टर हो गया जिसमें एक ही बात था कि मैग्नीट्यूड दोनों में सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन वही इक्वल वेक्टर जब हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड भी सेम होना पड़ेगा, डायरेक्शन भी सेम होना पड़ेगा और एंगल। अब एंगल देखो, इक्वल वेक्टर्स में अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या एंगल होगा? 0। सेम डायरेक्शन में कोई भी जा रहे दो तो ऑब्वियसली दोनों पैरेलल है और एंगल 0 ही होगा। तो इन दोनों में आपको सिमिलरिटी दिख रहा है, बस मैग्नीट्यूड का फर्क है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड को बिल्कुल सेम ही होना पड़ेगा, बस इतना सा डिफरेंस है। नेक्स्ट, एंटी पैरेलल। क्या पैरेलल पढ़ लिया आपने? तो हमने जैसे बताया कि ये जो है ये पैरेलल नहीं हो सकता, तो क्या हुआ? एंटी पैरेलल है, उल्टा होगा, है ना। तो ये एक हो गया और अगेन ये हो गया, तो क्या ये एंटी पैरेलल हो सकते? बिल्कुल। क्या मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। तो अगेन मे और मे नॉट बी सेम, समझ लेना है ना, मे और मे नॉट हो है, इसका मतलब मे और मे नॉट है। फिर हम बात करें डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जानी चाहिए, और एंगल जो है ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि पाई है, यानी 180 डिग्री है, 180 डिग्री। ये तो मैंने बताया था ना ट्रिग्नोमेट्री में, पाई रेडियन यानी 180 डिग्री। तो आई होप यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात के बारे में बात कर लेते हैं, तो वो है रिप्रेजेंटेशन, कि अगर दो वेक्टर उल्टा है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इक्वल, मतलब इक्वल होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लो, पहले ऑपोजिट वेक्टर्स की बात कर लेते फिर हम बात करेंगे उसके। तो ये ऑपोजिट या फिर नेगेटिव वेक्टर्स, जैसे हमने इन दोनों को मर्ज किया था, अब इन दोनों को मर्ज करें तो क्या था इसमें? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जो है बिल्कुल सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेम मैग्नीट्यूड। बाकी सब बिल्कुल सेम होगा, एंटी पैरेलल जैसा, डायरेक्शन इसका ऑपोजिट होगा और एंगल इसका 180 डिग्री होगा। कैसे? ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो बस फ़र्क मैग्नीट्यूड का है, जहाँ पर यहाँ पर मे और मे नॉट था, यहाँ पर हमने कर दिया सेम, और यहाँ पर भी मे और मे नॉट भी सेम है और यहाँ पर हो गया बिल्कुल सेम। नेक्स्ट हम बात करें तो ऑपोजिट वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑपोजिट या फिर नेगेटिव वेक्टर्स, जैसे मान लो ये एग्जांपल है हमारे पास, तो इसको मतलब देख पा रहे हो कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। तो अगर ये ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, और हम अगर हमें पूछे कि ये दोनों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये दोनों उल्टा है, यानी ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, कुछ नहीं, पहली बात तो मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जनाब? मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर मैंने नहीं बताया, हाँ ये रहा। तो एक तो ये बात हो गया कि लेंथ ऑफ द लाइन, और ये ऐसे रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को। तो अगर फोर्स एफ है तो दोनों डैश लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, इसको मॉड कहते हैं, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा देंगे, तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। यानी अगर कोई पूछे कि एफ जो है वेक्टर ये है 10 न्यूटन इन वेस्ट, इन न्यूटन है ना, नॉर्थ नहीं, 10 न्यूटन इन वेस्ट, तो अगर कोई पूछे कि मुझे बताओ ये क्या होने वाला है, तो आपको बताना है 10 न्यूटन, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड हो गया। अब समझ में आ गया होगा इसका। तो यहाँ पर बताओ कि मैग्नीट्यूड सेम है ना, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, अपोजिट में भी मैग्नीट्यूड सेम है और इक्वल में भी ऐसे लिख सकते हैं, अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट वेक्टर्स में डायरेक्शन उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है, तो उल्टा के लिख क्या लिखेंगे? ऐसा, ये हो गया, इसका मतलब एक माइनस लगा देंगे बस। माइनस का मतलब होता है उल्टा हो गया डायरेक्शन, माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन उल्टा हो गया। यानी अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है और अगर कोई पूछे कि ये ए वेक्टर है, अगर कोई पूछे कि माइनस ए वेक्टर बनाओ, उल्टा कर देना बस, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बस डायरेक्शन को उल्टा कर देना, एरो का डायरेक्शन को उल्टा कर देना। पहले ये टेल था, ये हेड था, अब ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, दैट इज़ द पॉइंट। तो आपको ये समझ में आना चाहिए एंटी पैरेलल ऑपोजिट और पैरेलल इक्वल। नेक्स्ट आगे बात करते हैं को इनिशियल। इनिशियल पॉइंट सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, यानी अगर ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये सेम है, यानी को इनिशियल वेक्टर है ये। नेक्स्ट है को लीनियर, यानी कि सेम लाइन, को लीनियर मतलब सेम लाइन। तो एंगल क्या हो सकता है? एंगल ज़रूरी नहीं कि 0 हो,
सेम लाइन पे है, यानी कि देखो जैसे केसेस लेते हैं ना, तो दोनों जैसे मान लो एक ही इधर है, फिर ऐसा भी हो सकता है एक इधर है एक इधर है, फिर एक इधर तो एक इधर, फिर एक इधर और दूसरा इधर। ये सारे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर पॉसिबल है। तो एंगल जो है दोनों के बीच में 0 भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है ना, 180 डिग्री भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो जैसे मान लो ये है सेम डायरेक्शन में है, तो इसके बीच में एंगल क्या है 0 डिग्री है, जबकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, इसके बीच में एंगल पाई। ये दोनों सेम डायरेक्शन में 0, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका एंगल पाई है। तो ये हो गए कोलिनियर। अब नेक्स्ट कॉनकरेंट वेक्टर्स का ये मतलब होता है कि इसका या तो वेक्टर्स एक कॉमन पॉइंट से पास कर रहा होगा या फिर उसका लाइन ऑफ एक्शन पास कर रहा होगा। दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक वेक्टर है ए, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, तो सब एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं ना, तो ये कॉनकरेंट वेक्टर है। या फिर अगर ये ऐसा भी होता, ऐसा और ऐसा, तो क्या इसका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास कर रहा है? जनाब बिल्कुल एक ही पॉइंट से इसका लाइन ऑफ एक्शन पास कर रहे हैं। और डायग्राम पे मत जाओ, मतलब इसको थोड़ा सा अच्छे से भी बना सकते हैं। हाँ, तो अब ये जो है लाइन ऑफ एक्शन सारे एक्चुअल वेक्टर पास नहीं कर रहे, लेकिन इसको अपन पीछे डॉटेड लाइन एक्सटेंड करेंगे तो अल्टीमेटली एक ही पॉइंट से पास कर रहा होगा, तो इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में इधर लग रहा है तो ये इसका पूरा लाइन ऑफ एक्शन होता है, ये लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन जो है ये कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है तो हम उसको कहेंगे कॉनकरेंट। तो या फिर वेक्टर डायरेक्टली पास कर रहा है तो वो भी तो बहुत बढ़िया है। जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर, तो इससे समझ में आ रहा है कि मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो है, तो डायरेक्शन इसमें कुछ होता ही नहीं है। अब एक वेक्टर ही जीरो है जिसका मैग्नीट्यूड यानी कुछ नहीं है, वेक्टर ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसका डायरेक्शन का क्या मतलब? फील ले पा रहा है, जीरो मतलब कुछ है ही नहीं, तो उसका डायरेक्शन का क्या मतलब? कैसे बोल सकते हैं डायरेक्शन का? तो इसका डायरेक्शन कुछ नहीं होता। और जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो है। जीरो या नल वेक्टर, नल का मतलब जीरो ही होता है, एम्प्टी होता है, तो जीरो या फिर नल कुछ हो, मतलब कोई वेक्टर है ही नहीं, वो वेक्टर है ही नहीं। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो के ऊपर एक वेक्टर साइन लगा देते हैं, तो ये बन गया नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। ठीक है, अब जो आ रहा है आपके सामने ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइप्स में से, दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब क्या आपको पता होता है? वन होता है। यूनिट का मतलब वन होता है, ये आपको पता ही होगा, अब पता ही होगा ना भाई। अब यूनिट का मतलब अगर वन है तो यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? वेक्टर का वन हो जाएगा ना भाई। मैग्नीट्यूड वन है तो काम क्या है इसका? अब मैग्नीट्यूड वन यानी उसको कुछ काम का नहीं है, तो मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन इसका काम फिर बचा क्या? डायरेक्शन। तो इसका काम होता है डायरेक्शन देना, गिव्स डायरेक्शन। तो यूनिट यानी मैग्नीट्यूड हो गया वन, तो बचा क्या इसके पास? डायरेक्शन। तो इसका बस इतना काम है कि डायरेक्शन बता दो कि किस डायरेक्शन में ये जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मतलब पहले रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन जैसे कोई भी वेक्टर, मान लो ए वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर है। ए वेक्टर का अगर ये है तो इसका अपन यूनिट वेक्टर जब लिखेंगे तो इसको लिखेंगे ए कैप। क्या लगा देंगे? ए कैप बोलेंगे और ऊपर एक ऐसे कैप जैसा बना देंगे, तो इसका नाम हो जाता है यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल फोर्स वाला ही लेते हैं कि हमने बताया कि 10 न्यूटन वेस्ट में फोर्स लगा रहे हैं हम, वेस्ट ये फोर्स है, वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। अब अगर डायरेक्शन पूछे कोई तो वेस्ट है ना, तो वेस्ट को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? वेस्ट को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन 10 न्यूटन, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। यानी कि फोर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, 10 न्यूटन तो उसका मैग्नीट्यूड हुआ ना, और वेस्ट क्या है इसका? डायरेक्शन है मेरे भाई। ये है इसका वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर एफ कैप, क्योंकि डायरेक्शन दे रहा है। और यही हो गई अपना वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, यानी एक वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा बढ़िया वाला वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यानी जिसका मैग्नीट्यूड तो वन है लेकिन डायरेक्शन है कुछ, और वो डायरेक्शन इसको डायरेक्शन देते हैं, जो भी वेक्टर है उसको डायरेक्शन देते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है ना, वो ये है कि ए को आप कैसे लिख सकते हैं। अगर ए कोई वेक्टर है, एक उसका होगा मैग्नीट्यूड, कैसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड को? ऐसे। और एक होगा इसका डायरेक्शन, जिसको कैसे लिखते हैं? ए कैप। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन। ये आपको समझ में आना चाहिए, याद करने वाली कोई बात ही नहीं है। एक वेक्टर है तो उसके पास एक मैग्नीट्यूड है और ये हो गया इसका डायरेक्शन।
अब जो वेस्ट है इसको हमने, जैसे मान लो 10 न्यूटन है और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया वेस्ट से। अब वेस्ट कितना है, एक वेस्ट है, ये एक वेक्टर है, अगेन ये एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है लेकिन डायरेक्शन इसका वेस्ट है। अब 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, तो सीधा ये बन गया 10 न्यूटन वेस्ट। समझ गए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स की बात कर लेते हैं जो आपको याद रखना है एक्सिस वाइज। यानी अगर ये है और ये याद रखना है, जो जेड एक्सिस पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वही इधर करते तो माइनस वाई होता और इधर करते तो माइनस एक्स एक्सिस होता। लेकिन ये जो बाहर की तरफ निकल रहा है ना, ये प्लस जेड होता है। ये आपको याद रखना है कि जो आपके तरफ आ रहे हैं वो, यानी आपकी तरफ, यानी आपके आँखों की तरफ आ रहा है, यानी कोई एरो आपके आंखों की तरफ आ रहा है, यानी जो आपका स्क्रीन है उससे बाहर निकल के आपके आंखों की तरफ आ रहे हैं, वो पॉजिटिव एक्सिस है। जबकि जो अंदर प्लेन के अंदर घुस रहा है वो नेगेटिव एक्सिस है। ये याद रखना है आपको। तो ये प्लस जेड है। तो यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में एक्स के डायरेक्शन में होता है आई कैप, तो इधर है प्लस आई कैप, और उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस आई कैप। छोटा सा बना रहे हैं, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 है, बस ये समझाने के लिए। फिर ये है प्लस जे कैप, वाई एक्सिस का क्रॉस जे होता है, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस जे कैप। इधर हो जाएगा प्लस के कैप, प्लस के कैप पीछे की तरफ हो जाएगा माइनस के कैप। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि सामने बाहर निकल के आने वाले प्लस, अंदर घुसने वाला माइनस। सो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना, और ये बिल्कुल याद रखना है। जो एग्जाम्पल लेते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है, जैसे मान लो ये अपना एक्सिस अगर है, तो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं 5 न्यूटन का, मैग्नीट्यूड जो है वो है 5 न्यूटन। तो अगर पूछे कि फोर्स बताओ, इसका वेक्टर वाला फोर्स बताओ, एक्चुअल में क्या लिखोगे आप? 5 न्यूटन। डायरेक्शन बताओ ज़रा। एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, यानी डायरेक्शन इसका आई कैप है। वही जेड में लगता तो प्लस के कैप, वाई में लगता मतलब प्लस वाई में लगता तो प्लस जे कैप लगा देते हैं। या प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस होता तो अपन माइनस लिख देते, प्लस होता तो कोई लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, बाई डिफ़ॉल्ट प्लस ही होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अगला टॉपिक पे चलता हुआ है कोप्लेनर वेक्टर्स। व्हाट डू यू मीन बाय कोप्लेनर वेक्टर्स? प्लेन का मतलब तो समझ में आना चाहिए, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ना ही हेलीकॉप्टर ना ही एरोप्लेन, ना। ये कोप्लेन का मतलब प्लेन का मतलब एक नॉर्मल एक सरफेस है। जैसे ये आप जो भी आपका स्क्रीन है मोबाइल का, ये एक प्लेन है। जो आपका एक कॉपी का एक पेज है, ये एक प्लेन है। अब मिरर में खड़े हो गए तो मिरर का जो मिरर, ये मिरर है तो ये एक प्लेन है, यानी एक फ्लैट सरफेस वो एक प्लेन है। आपका रूम ऐसा है, ऐसा ही है, मतलब ऐसा, तो ये एक प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया, ये तीसरा प्लेन होगा, ये एक अलग सा प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये तीसरा प्लेन है। यानी हर एक फ्लैट सरफेस एक एक प्लेन होता है। समझ गए यहाँ तक? तो को मतलब सेम, को मतलब सेम है ना, कोहेशन, एडिशन। को मतलब आपस में अटैचमेंट, कोहेशन, दूसरे के साथ जुड़ना, एडिशन। को मतलब सेम। तो सेम प्लेन, को प्लेनर, सेम प्लेन में अगर वो फैक्टर्स रह रहे हैं तो वो बन जाएगा कोप्लेनर वेक्टर्स। तो जैसे इसी एग्जांपल, इसको अपन एक प्लेन ले लेते हैं। तो ये मान लो एक प्लेन है हमारे पास, यानी क्या पता मैंने, एक फ्लैट सरफेस। तो यहाँ पर एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और मान लो ये कोई दूसरा प्लेन है ऐसा, और इसमें एक और वेक्टर है। तो ए और बी और ये सी है ना। एरो की जगह ऊपर एक सिंपल ऐसे स्ट्रेट लाइन दे सकते हैं जिसका मतलब वेक्टर ही होता है। ये शॉर्टकट है ना, हम सीधा ए वेक्टर की जगह पर एक सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, ये भी याद रखना। तो ये अपने पास ए बी, क्योंकि वो आसान रहता है कि बार बार ये एरो करना मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो सीधा अपन ऐसे डैश लगा सकते हैं। सो ए बी सी, तो ए एंड बी वेक्टर क्या ये कोप्लेनर है? बिल्कुल एक ही प्लेन में है, तो दे आर कोप्लेनर। लेकिन जो मान लो बी एंड सी वेक्टर है, क्या ये कोप्लेनर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अलग दो, ये एक प्लेन अलग प्लेन, ये अलग प्लेन में है। सिमिलरली ए और सी वेक्टर, ये भी अलग अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है, ये एक अलग प्लेन में है। तो आपको प्लेन का फील होना चाहिए, बस प्लेन। तो मैंने आपको फील दे दिया ना। जैसे ये मान लो वही कमरा वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये मान लीजिए आपका कमरा है, रूम का जो है कॉर्नर है। तो ये हमारे पास कुछ प्लेन्स हो गया, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। अब अपन वेक्टर्स लगाते हैं इसमें। मान लो इस आपके मतलब मान लो कि दीवार है ना, 2 दीवार है, बस नीचे वाले को उड़ा दो।
बस इतना ही समझ लो कि ऊपर वाले दो दीवार है ना, साइड वाइज, ये एक एडजेसेंट दीवार वॉल्स है। यहाँ पर एक वेक्टर ऐसे लगा दिया आपने और इधर एक वेक्टर ऐसे लगा दिया। क्या ये दोनों सेम प्लेन में है? नहीं है। क्या ये दोनों सेम प्लेन में? बिल्कुल है। क्या ये दोनों सेम प्लेन में है? बिल्कुल है। लेकिन क्या ये दोनों सेम प्लेन में है? बिल्कुल नहीं है। ये एक अलग सा प्लेन है, ये एक अलग सा प्लेन है। तो इससे बेहतर क्या ही समझा सकते हैं भाई, आपको समझ में आ गया होगा। दीवार वाले से आपको प्लेन का समझ में आना चाहिए, ये एक अलग सा प्लेन है, बिल्कुल ये एक अलग प्लेन है। नीचे वाला ड्रॉ करते तो एक अलग प्लेन हो जाता, कोई भी एक फ्लैट सरफेस है वो एक प्लेन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, समझ नहीं आया तो आपको फील आना चाहिए इस बात का, दोबारा से देख सकते हैं, लेकिन प्लेन का फील आना फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में आ सकते हैं, वैसे कभी वेक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन तो आया नहीं है। तो पहला पॉइंट है, टू फ्री वेक्टर्स कैन ऑलवेज बी कोप्लेनर। यही क्वेश्चन, यही होता है जो खेल जाते हैं भाई साहब। जैसे इस बार क्वेश्चन था एटम वाला, ईच या फिर एवरी एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट और ईच एलिमेंट आर स्टेबल। खेल गए भाई, ये ईच से ही खेल गए कि ईच का मतलब क्या होता है? सबका, लेकिन सबका नहीं होता है स्टेबल, कुछ का स्टेबल होता है, तो रेडियो एक्टिविटी वगैरह अनस्टेबल होता है। तो उसी को पकड़ना था आपको, ईच लिख दिया वहाँ पर। खैर वो तो नए एनसीईआरटी पुराने एनसीईआरटी का मामला है, लेकिन बस समझ में आना चाहिए ईच, ऑलवेज, मे बी, ये ऐसे टर्म्स होते हैं जो खेल जाते हैं, और यही स्टेटमेंट क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्या लिखा है यहाँ पर? कैन ऑलवेज बी कोप्लेनर। तो दो फ्री वेक्टर्स है मान ली, इसका क्या रीज़न है, क्यों दो वेक्टर्स है फ्री वेक्टर्स, तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि हमेशा कोप्लेनर होगा? क्योंकि प्लेन तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले से कोई प्लेन हो, तो हम किसी भी दो वेक्टर को हमेशा एक प्लेन में ला सकते हैं। सो यहाँ पर बात हो रही है कि पहला पॉइंट है, टू फ्री वेक्टर्स कैन ऑलवेज बी कोप्लेनर। फ्री वेक्टर मतलब ऐसे ही पड़े हुए हैं दो वेक्टर्स, तो हम उसको हमेशा एक प्लेन में ला सकते हैं। ये इसीलिए होता है बिकॉज जो वेक्टर्स फ्री वेक्टर्स होता है, इनको हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक वेक्टर का, यानी अगर कोई वेक्टर ऐसे पड़ा हुआ है तो उसको हम पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये पैरेलल है तो ये भी पैरेलल हो गया इसका, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ऐसे ऐसे। डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए क्योंकि पैरेलल में डायरेक्शन सेम होता है। तो ये पैरेलली हम इसको कहीं भी शिफ्ट करके ले जा सकते हैं, ये होता है पैरेलल शिफ्टिंग। तो इसी के चलते हम ऐसा कर सकते हैं। पहले दूसरा पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ समझेंगे। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर्स अगर हो जाए तो वो हो भी सकता है और मे नॉट। तो जब क्वेश्चन आएगा तो लिख देंगे 3 और मोर देन 3 वेक्टर्स मस्ट बी कोप्लेनर, गलत हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। तो यानी कि 2 है तो बिल्कुल हो सकता है कोप्लेनर, लेकिन अगर 3 या 3 से ज़्यादा तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते हैं। तो लेट अस सी एंड फील इट। अब काफ़ी ज़्यादा आपको इमेजिनेशन की ज़रूरत है, तो मैंने पहले से यहाँ पर लिख दिया है कि इमेजिनेशन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिज़िक्स पढ़ने के लिए। अगर आप विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन नहीं कर सकते तो फिज़िक्स बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इमेजिनेशन करना ज़रूरी है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको विजुअलाइज कीजिए, आंखें बंद कीजिए। जैसे ये वेक्टर अभी मैं बताऊंगा तो उससे आपको विजुअलाइजेशन भी क्रिएट होगा। आपको वो स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स के लिए। तो ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन फिजिक्स का नीट लेवल का जो लगभग 2-3 क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन जो हार्ड होते हैं उसको छोड़ करके मैक्सिमम क्वेश्चन विजुअलाइजेशन से ही मैक्सिमम आंसर आ जानी चाहिए, इतना विजुअलाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि विजुअलाइजेशन मतलब होगा ही मतलब डेवलप हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपका नहीं है तो फिर फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। आगे चलते चलते फिजिक्स पढ़ते पढ़ते डेवलप हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए हम विजुअलाइज करते हैं इस बात को, मैं कहता हूँ आप विजुअलाइज कीजिए इसको। तो प्लेन को थोड़ा एक और बार आप ट्राई करते हैं समझने का अच्छे से। जैसे एक्स वाई प्लेन और जेड, ये अपने पास एक्स है, ये वाई है, ये जेड। अभी तक आपको समझ नहीं आया होगा, मतलब अगर नहीं आया हो कि प्लेन क्या होता है तो आप इससे समझ सकते हैं। तो ये अपना एक प्लेन हो गया, इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। ये हो गया दूसरा प्लेन जिसको हम कहते हैं एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। और ये तो हो गया तीसरा प्लेन जिसको हम कहते हैं एक्स जेड प्लेन। इतना पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स। तो ये सारे एक एक फ्लैट जो है सरफेसेस तो है, ये है कि ये 3 अलग अलग फ्लैट सरफेसेस है, तो ये 3 अलग अलग प्लेन्स हैं। अब हम कोशिश करते हैं समझने का ये 2 पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहला एक वेक्टर लेते हैं इस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और एक यहाँ पर लेते हैं जो बाहर निकल के आ रहे हैं। अब विजुअलाइज करो, ये पॉइंट यहाँ पर है, इससे ऊपर की तरफ जा रहे हैं,
और जो दूसरा पॉइंट है ये बाहर की तरफ निकल के आ रहे हैं, यानी आपके तरफ, आपके स्क्रीन से बाहर आपके तरफ निकल के आ रहे हैं। विजुलाइज करो इस बात को, इसको हरगिज भी आप ऐसे मत समझना, आपको इसको दिखते ही फील हो जाना चाहिए कि बाहर आपके तरफ निकल के आ रहा है। अब अगर कोई कहे कि इन दोनों को क्या एक प्लेन में लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, मतलब फिलहाल नहीं लगा सकते, लेकिन क्या लगा सकते हैं एक्चुअल में, बिल्कुल लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि वेक्टर्स को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको हम शिफ्ट करके इसके बगल में लगा सकते हैं। अब हम इन दोनों को आराम से एक प्लेन में लगा सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कौन सा प्लेन, ये बन गया एक प्लेन, इसके अक्रॉस हमने एक प्लेन लगा दिया, ये बन गया इस प्लेन के अंदर, ये दोनों वेक्टर्स आ गए। ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो ये अपना प्लेन हो गया जिसके अंदर ये वेक्टर्स आ गए। तो अपन इसको एक्स वाई जेड प्लेन भी बोल सकते हैं। अगर हमारा ये एक्सिस था तो ये अगर कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं तो इन दोनों को हम इसके अंदर आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया? बिकॉज वेक्टर्स को हम फ्रीली पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अब समझना, 3 से ज़्यादा वेक्टर्स में क्या दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत ये होगा कि अगर मान लो एक वेक्टर यहाँ पर है तो फिर अब तीनों को कैसे एक प्लेन में ला सकते हैं? ये दोनों तो एक प्लेन में आ गया, फिर इन दोनों को एक प्लेन में ला सकता है, जैसे इन दोनों को लाया। सिमिलरली इन दोनों को भी एक प्लेन, तो ये इन दोनों का प्लेन क्या हो जाएगा, एक्स वाई। इन दोनों का प्लेन क्या हो जाएगा, लगभग एक्स जेड प्लेन में लगा सकते हैं। लेकिन तीनों को एक साथ में कैसे लगा सकते हैं? तीनों को एक साथ में एक प्लेन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक प्लेन है और जबकि विजुलाइज कर रहे हो ना, ये आपके तरफ बाहर निकल के आ रहा है। तो आप इनको एक प्लेन में लगा सकते हैं, इन दोनों को एक प्लेन में लगा सकते हैं, इन दोनों को एक प्लेन में लगा सकते, लेकिन तीनों को एक प्लेन में नहीं लगा सकते। क्योंकि ये जो है, अगर ये ऐसा होता, ऐसा, तो आप आराम से कर लेते, लेकिन ये ऐसा थोड़ी ना, ये एक्चुअल में आपके तरफ स्क्रीन से बाहर, क्योंकि 3D पॉसिबल नहीं है ड्राइंग करना, तो ये एक्चुअली आपके तरफ स्क्रीन से बाहर निकल के आ रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, तीनों को एक प्लेन में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये भी सही है कि आप ऐसे कोई भी वेक्टर्स है, 3 हो, 3 से ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हैं ऐसे। लेकिन ऐसे हो तो नहीं कर सकते, यानी कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। क्यों कर सकते हैं वो तो समझ में आना ईजी है, लेकिन क्यों नहीं कर सकते वो मुश्किल है। तो हमने पहले बता दिया, पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें समझ में आ गया होगा आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब अगर बात करते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर्स की, तो एक होता है फ्री वेक्टर्स। अभी हमने बताया फ्री वेक्टर्स ऐसे होता है जिसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। लेकिन लोकलाइज्ड वेक्टर्स में शिफ्टिंग नहीं कर सकते, दे कांट बी शिफ्टेड। ऐसा क्यों? एग्जांपल लेते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आगे बढ़ेंगे, अभी समझ सकते हैं आप। जैसे ये अपना एक्स वाई जेड है, एक्स वाई और जेड। कोई बंदा यहाँ पर है जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2,3 या जो भी है, यही सबसे सिंपल एग्जांपल 1,2,3। तो यानी कि वो एक्स एक्सिस में 1 पे है, 2 एक्सिस वाई एक्सिस पे 2 पर, और जेड एक्सिस में इसका जो है ये 3rd। तो इन तीनों को मिला करके ये इस पॉइंट पर है। विजुलाइज करना भाई, ये हरगिज इस प्लेन में नहीं है, इसका रिप्रेजेंटेशन कॉपी में ऐसा होता है, लेकिन आप फील कर सकते हैं जेड का मतलब ये बाहर निकला हुआ है, बाहर निकला हुआ है, और पॉइंट कहीं ना कहीं स्पेस में है। ये स्पेस में, ये इस प्लेन में नहीं है, स्पेस के अंदर है। क्योंकि तीनों एक्सिस को मैटर करना, तब तीनों एक्सिस के हिसाब से ये स्पेस में आएगा। लेकिन कॉपी में स्पेस थोड़ी ना दिखा सकते 3D में, तो क्योंकि कॉपी 2D है, तो आप यहाँ पर दिखाएंगे इस चीज़ को। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ये पोजीशन जिसको हम कहेंगे 1 i कैप 2 j कैप, क्योंकि इसको लिखेंगे 1 i कैप 2 j कैप, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर का होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो 1 मैग्नीट्यूड है i कैप एक्स एक्सिस में, मतलब i कैप, 2 मैग्नीट्यूड है y एक्सिस में j कैप, और 3 मैग्नीट्यूड है के z एक्सिस में तो k कैप, ऐसे लिखते हैं। तो ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पे ही होना चाहिए, इसको हम बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं कर सकते। क्यों भाई? अगर इसको शिफ्ट करके कहीं और लेके चले गए तो क्या पोजीशन ये रहेगा? नहीं रहेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सब चेंज हो जाएगा। तो ये बात है, आपको फील आ रहा है ना, पोजीशन है, क्योंकि जैसे ही हम इसको चेंज करके कहीं और लेके जाएंगे तो एक्स कुछ और हो जाएगा, वाई कुछ और हो जाएगा, जेड कुछ और हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर एक बेहतरीन एग्जांपल है लोकलाइज्ड वेक्टर्स को समझने के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। नॉट सो इम्पोर्टेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट। अब वेक्टर्स को हम या तो पोलर वेक्टर्स कह सकते हैं या एक्सियल वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स वो होता है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है या पॉइंट ऑफ एप्लाई, स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, यानी कि यहाँ से शुरू हो रहा है वेक्टर। जैसे मान लो ये बॉक्स है, पुल कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना भाई, यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन वही जब किसी भी चीज़ को घुमाते हैं
मतलब सर्कुलर मोशन या फिर आपका रोटेशन वाले चैप्टर में जब जाते हैं तो अगर कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो उसको, अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो जो इसका ओमेगा होता है, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, वो हम दिखाते हैं ऐसे, लेकिन ये इसका डायरेक्शन थोड़ी ना होता है। ये एक्सियल वेक्टर से एक्सिस के अक्रॉस इसका, इस एक्सिस के अक्रॉस इसका डायरेक्शन होता है। लेकिन ये हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि इधर हो, ये अपन इधर भी लिख सकते हैं ओमेगा, इधर भी लिख सकते हैं ओमेगा, है ना। इस एक्सिस के अबाउट कभी भी कहीं पर भी हम बोल सकते हैं कि ओमेगा है। तो यानी कि इसका कोई क्या नहीं है, फिक्स्ड पॉइंट नहीं है कि यहीं से शुरू हो रहा है, इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है। जबकि यहाँ पर था कि इसी पॉइंट से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। एक्सिस में कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि ओमेगा है, यहाँ पर भी बोल सकते ओमेगा है, यहाँ पर भी बोल सकते ओमेगा। यहाँ पर मैटर वो करता है कि ओमेगा और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में आ रहा है, यानी इधर और इधर आ रहा है या फिर उल्टा आ रहा है, ये मैटर करता है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है इसका कोई मैटर नहीं करता है इसमें। तो पोलर वेक्टर्स में स्टार्टिंग पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, जबकि एक्सियल वेक्टर में कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। सर्कुलर मोशन रोटेशन वाले जितने भी एंगुलर अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज, ओमेगा हो गया, एक्स मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारे ऐसे ही होते हैं, एंगुलर मोमेंटम, ये सब ठीक है। कैसे डायरेक्शन निकालते हैं अब इसका, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से हम इसका डायरेक्शन निकालते जो हमेशा एक्सिस के अक्रॉस होता है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, आपको राइट हैंड को लेना है और अपना राइट हैंड का ये रहा थंब और ये रहा बाकी के उंगली। तो जिस भी डायरेक्शन में घूम रहा है उस डायरेक्शन में आपको अपने उंगली को घुमाना है। तो इधर किस डायरेक्शन में घूम रहा है, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में घूम रहा है, ये रहा इसी डायरेक्शन में घूम रहा है, तो आप उंगली को ऐसे घुमाएंगे तो आपका फिंगर ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये हो गया अपना ऊपर की तरफ। और वही अगर ये उल्टा घूम रहा होता, यानी इस डायरेक्शन में घूम रहा होता, क्लॉकवाइज घूम रहा होता, तो आप अपने उंगली को कैसे घुमाते भाई, ऑब्वियसली इस बार उल्टे इस तरफ घुमाना है आपको, तो आप अपने हैंड को उल्टा कर देते, राइट हैंड को ही उल्टा ना उल्टा कर दिया अपने हाथ को, तो ये रहा अपना फिंगर्स। तो आपने इस डायरेक्शन में घुमाया तो आपका हाथ जो है, ये फिंगर इस बार नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, उंगली भाई सब 4 हो गए, जो भी है वो आपको समझना, आपको फील आना चाहिए। ये तो बढ़िया बना ना, तो आपको उसको उल्टा करना है, हाथ को उल्टा करना है, तभी तो आप फिंगर को क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है इसी डायरेक्शन में। तो आपका उंगली इधर की तरफ फ्लेक्सिबल तो है नहीं कि आप इधर भी घुमा सकते हैं, इधर भी घुमा सकते हैं, मजे ही मजे, है ना, मजे ही मजे थोड़ी ना करना है आपका, मतलब भूत थोड़ी ना आप। तो आपका हाथ बस एक ही तरफ रोटेट हो सकता है, तो अगर आपको इस तरह रोटेट करना है, अपने हाथ को उल्टा करना पड़ेगा। तो आपने अपने हाथ को उल्टा कर लिया, अपने हाथ को उल्टा कर लिया, हाँ अब ये थोड़ा सा बढ़िया बना, तो उल्टा कर लिया और इस तरफ घुमाएंगे तो आपका फिंगर ऑब्वियसली आप नीचे की तरफ आपको इशारा करेगा, तो ये बन गया डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर्स। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक, अपना लास्ट टॉपिक आज के लिए, दैट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इसको समझना है अब। जैसे ये एक वेक्टर है ए, सबसे पहले आपको क्या करना है, टेल टू टेल और हेड टू हेड, यानी किसी भी वेक्टर का एंगल निकालना है, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, तो दोनों वेक्टर को पहले टेल से टेल जोड़ना है या फिर हेड से हेड को जोड़ना है। ये एक वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी, ये दूसरा वेक्टर बी है। इन दोनों के बीच में अगर हमें एंगल चाहिए तो या तो हम इस दोनों को क्या कर सकते हैं, हेड से हेड जोड़ेंगे, ये रहा हेड से हेड जोड़ देंगे, या फिर टेल से टेल को जोड़ देंगे, तो टेल से टेल को जोड़ दिया। अब जो छोटा एंगल होगा, तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा टेल से टेल, ये हेड से हेड और लगा देंगे, और दूसरा पॉइंट है कि स्मॉल थीटा, स्मॉल एंगल, दोनों के बीच में जो भी छोटा एंगल होगा वो उसका एंगल होगा। तो क्या ये एंगल होगा, नहीं, क्योंकि बड़ा एंगल है, छोटा एंगल अवेलेबल है, तो दिस विल बी द थीटा, जबकि वो थीटा नहीं होगा। तो आई होप आपको ये बेसिक बातें समझ में आ गया। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, पहले टेल से टेल को जोड़ना है, हेड से हेड को जोड़ना है, किसी एक को जोड़ सकते हैं, टेल से टेल जोड़ेंगे या फिर हेड से हेड को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम हेड से हेड जोड़ देते तो ये बन जाता। तो ये तो पता है ना, जेड वाला जो होता है ये एंगल सेम होता है, तो सेम ही होता है एंगल, छोटा एंगल और छोटा एंगल, ठीक है। यही दो बातें हैं। अब ज़रा समझना कि अगर हमने टेल को हेड से या हेड को टेल से जोड़ दिया तो क्या होगा। तो मान लो ए वेक्टर ऐसा है, एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में जो छोटा एंगल, मतलब जो एंगल है इस बार, ये थीटा है। तो अगर कोई पूछे अब बताओ इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा होगा,
नहीं होगा, इस बार थीटा एंगल नहीं होगा। इस बार जो एंगल होगा इसको थीटा डैश मान लो, क्योंकि थीटा हमने ऑलरेडी एंगल बिटवीन द वेक्टर कोड दे दिया, तो इसको थीटा डैश। तो इस बार जो थीटा होगा दैट विल बी 180 माइनस थीटा डैश। क्यों? क्योंकि ये होगा भाई, ये एक्चुअल में होगा इन दोनों के बीच में एंगल। क्योंकि आप इसको आराम से शिफ्ट कर सकते हैं ना, ये शिफ्ट कर दिया इसको, ये वेक्टर को आराम से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो अब यहाँ पर बिल्कुल ये दो टेल से टेल जुड़ गया, तो आंसर आपका वो जो आएगा वो थीटा आएगा, ये वाला थीटा आएगा। तो दो की एक्चुअल में 180 माइनस थीटा डैश होगा। तो इसको समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स है। जैसे मान लो इन दोनों के बीच में सारे वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछा है। सबसे पहले क्या हेड से हेड जुड़ा हुआ है? बिल्कुल। फिर देखना छोटा एंगल 60 डिग्री है, तो बिल्कुल है, तो इसका आंसर 60 डिग्री ही है। बहुत आला। नेक्स्ट क्या जुड़ा? इससे हेड से टेल जुड़ गया, तो हमें क्या करना है? 180 माइनस 60 डिग्री, तो क्या होगा? 120 डिग्री होगा इसका आंसर। क्या होगा? 120। क्यों ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई इसको आगे शिफ्ट कर दो ना, तो यही होगा इसका एंगल, दैट इज 180 माइनस 60 डिग्री। स्ट्रेट लाइन 180 का होता है, ये तो पता होगा, तो 180 माइनस 60 120 डिग्री। वही अगर इसकी बात करें, ये बिल्कुल भाई टेल से टेल जुड़ा हुआ है, तो इट इज़ द आंसर 150 डिग्री। फिर इसको देखिए, तीन वेक्टर से ट्राइंगल बना रहे हैं, पूछा है बी और सी, तो ये बी जनाब है, ये सी जनाब है। क्या हेड से टेल जुड़ा हुआ है? बिल्कुल हेड से टेल जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर क्या करना है आपको? एंगल क्या है इन दोनों के बीच में? इंटीरियर जो एंगल है, थीटा जो है इनका, थीटा डैश को क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, ये तो आपको पता होगा टर्म्स है ना। जो अंदर वाला एंगल है, ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, तो अंदर वाला एंगल, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसका अंदर वाला एंगल इन दोनों के बीच में, ये वाला एंगल नहीं, इसको एक्सटीरियर एंगल कहेंगे, ये होता है इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर जो थीटा डैश है वो तो आपको समझ आ रहा है कि इंटीरियर एंगल है, अंदर वाला एंगल है। तो थीटा जो होगा एक्चुअल में 180 माइनस थीटा डैश, दैट इज द इंटीरियर एंगल। थीटा डैश इज द इंटीरियर एंगल। तो इसमें जो इंटीरियर एंगल है वो 90 डिग्री है, ये रहा 90 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि टेल से हेड जुड़ गया ना। सिंपली आप इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए, ये मिल गया आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 90 डिग्री ए एंड बी के बीच में। तो पहले इसको रब कर लेते हैं। तो ए और बी के बीच में ऊपर जो हाइपोटेनियस है वो हमारा ए है, और जो बेस है ये बी है। क्या दिख रहा है आपको? कहाँ से जुड़ी हुई है? अगेन हेड टू टेल जुड़ी हुई है मामला। तो हम सिंपली 180 माइनस 30, तो मैं क्या कहूँगा कि फील से कर सकते हैं आप इस बात को। बस जब अगर थ्योरी में पूछे कि थीटा डैश इंटीरियर एंगल है, तो फिर उसका एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होगा, तो 180 माइनस थीटा डैश, ये आप कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आए तो फील से कीजिए। आपको टेल से टेल जोड़ना, ये आप आगे एक्सटेंड कर दीजिए, इसको एक्सटेंड यानी शिफ्ट कर दीजिए, पैरेलली शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आपका बन गया एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये वाला एंगल भी हो सकता था, लेकिन ये तो बड़ा एंगल है, छोटा एंगल लेना है हमें, तो ये होगा छोटा एंगल, दैट इज 180 माइनस 30 डिग्री, जो कि होता है 150 डिग्री। यस, 150 डिग्री। ए और सी, अगेन ये हेड से टेल जुड़ी हुई है मामला, तो हम इधर भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं जनाब। ये चला गया एक्सटेंड, अगेन एक्सटेंड कह रहा हूँ, ये पैरेलल शिफ्टिंग कर रहे हैं हम सी का, तो सी इधर आ गया। अब इन दोनों के बीच में एंगल ये है और एंगल ये है, तो छोटा एंगल लेना है हमें, तो छोटा एंगल लेना है, तो वो वाला एंगल होगा ये वाला। अब इसके लिए आपको ये तो पता होगा, ये 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो 60 डिग्री होगा। 180 डिग्री होता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है। तो फिर ये कौन सा डिग्री होगा? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एडिशन ऑफ द वेक्टर्स, और फिर उसके अगले लेक्चर में हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, कैसे साइन थीटा कॉस थीटा में इसको रिजॉल्व करते हैं। और अल्टीमेटली फिर अगले वीडियो में, उसके अगले वीडियो में हम प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे।